हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू लर्न विद माधुरी। हम अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ सो दैट आपको याद ना रहे कि मैम ने क्या क्या टॉपिक बता दिए। मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन बता चुकी हूँ, मैं आपको नेपोलियनिक कोड बता चुकी हूँ, देन मैं आपको एरिस्टोक्रेट क्लास और मिडिल क्लास बता चुकी हूँ। देन लिबरलिज्म कौन थे, लिबरल कौन लोग थे, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आपने इसमें देखा होगा, सुना होगा वर्ड काफ़ी टाइम, या पता नहीं आपको क्लियर हुआ है, समझ में आया है या नहीं आया है, ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। कंजर्वेटिव्स, नेपोलियन के बाद एक एरा आया, एक रूल आया, किसका? कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, कंजर्वेटिव्स जो पीपल थे उनका आया। तो ये लोग कौन थे, क्या मतलब है कंजर्वेटिव्स का, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रही हूँ। तो देखिए, आप वर्ड से समझ सकते हैं कंजर्व मतलब क्या होता है। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण, है ना, किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। ठीक है, हमने 9th में 3 फॉर्म पढ़े थे, एक जो रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स, है ना, हमने तीनों पढ़े थे ना। तो इसमें कंजर्वेटिव्स कौन थे, अगर याद नहीं है तो फिर से याद करते हैं एक बार, कि वो लोग जो संरक्षण चाहते थे, किस चीज़ का संरक्षण चाहते थे, किस चीज़ को सेव करना चाहते थे वो लोग। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये याद करते हैं कि नेपोलियन जब हार गया था तो उसके बाद क्या आया निकल कर, लोगों के माइंड में आता है कभी कि बैटल ऑफ वाटरलू में 1813 में नेपोलियन को हरा दिया। 1815 में कंजर्वेटिव्स आ गए, किसको रूल करने के लिए? फ्रांस पर रूल करने के लिए। ये कंजर्वेटिज्म वो थे, कंजर्वेटिज्म वो होते हैं जो चाहते हैं क्या, कि जो राजा की मोनार्ची थी वो वापस आए। समझ रहे हैं ना, दैट मीन्स वो किसको कंजर्व करना चाहते थे, वो जो उनका मोनार्ची एक रूल, एक फॉर्म चला आ रहा है शुरू से, पीढ़ी दर पीढ़ी से हम कह सकते हैं, वो उसी को वापस चाहते थे। ठीक है, लोगों का प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, लोगों का जो हम कह सकते हैं रोल है वो होना चाहिए मोनार्ची में। उन लोगों का क्या मानना था, जो कंजर्वेटिज्म थे उनका ये मानना था कि लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव राजा के अंडर में रह के राजा को क्या दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। आपके एडवाइस के अकॉर्डिंग राजा काम करे, बट शासन किसका होना चाहिए, राजा का होना चाहिए। तो ये एक कंजर्वेटिज्म चाहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रेडिशन जो है उसके ऊपर जोर दिया कि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो हमें वापस मिलनी चाहिए, वो इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि राजा पहले पैलेस ऑफ वर्साइल में रहता था, तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको लगता था ये सब हमारी क्या है, पहचान है, ये सब हमें रहने देना चाहिए। उस कस्टम को, वो जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको रहने देना चाहिए। एंड एक प्रिफर्ड क्विक चेंजेस, ठीक है, और उन्होंने एक चेंज जो नेपोलियन ने लिए थे, कुछ चेंजेस, वो ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस हमें रहने देने चाहिए। ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था। ठीक है, 1815 में बताया था मैंने कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना या कांग्रेस ऑफ वियना, जिसमें सब कंट्रीज ने, अदर कंट्रीज ने ये साइन किया था कि आप किसी भी कंट्री के ऊपर अब हमला नहीं करोगे अपने में मिलाने के लिए। ठीक है ना, ताकि लोग शांति से रह सकें। जो बर्बन डायनेस्टी थी भाई, लुई 16 के बाद वो एग्जीक्यूट हो गए थे, उसके बाद जो राजा थे उनको क्या, वापस से उनको रिस्टोर किया गया पावर में। ठीक है, वापस आए वो, जितनी भी फ्रांस ने टेरिटरीज को मतलब छोड़ दिया था, हम कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना या कांग्रेस ऑफ वियना हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा एक एग्रीमेंट था जिसमें क्या था, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने साइन किया था इस एग्रीमेंट को कि कोई भी कंट्री अब दूसरी कंट्री पे हमला नहीं करेगी अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये 1815 में हो गया था नेपोलियन के बाद। तो जब ये कंजर्वेटिज्म आए तो इन्होंने एक तो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। ठीक है, उसके बाद जितने भी फ्रांस ने टेरिटरीज मतलब एनेक्स करी थी, किसके अंडर में, नेपोलियन के अंडर में। ठीक है, उन सबको वापस दे दिया गया भाई, जहाँ जहाँ से हमने नई नई टेरिटरीज को एनेक्स किया था ना, उनको वापस फ्री कर दिया गया। जैसा उनका चल रहा था राज्य पहले, वैसा ही चलने दो।
थर्ड चीज क्या की गई, जो एक 39 स्टेट्स का, नेशंस का कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, उसमें क्या था, उसमें जर्मन स्पीकिंग लोग थे। 34 स्टेट्स ऐसे थे जिसमें जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, मतलब एक मेजोरिटी थी। तो जो कन्फेडरेशन बनाई गई थी ना, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया उस टाइम। अदर जो यूरोपियंस या कांग्रेस ऑफ वियना के अंडर, उसको कुछ भी नहीं किया गया, उसको एज इट इज छोड़ दिया गया। बाकी फ्रांस के जो हम कह सकते हैं बाउंड्रीज पे ऐसे स्टेट्स को सेटअप किया गया फ्रांस की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कंजर्वेटिव्स ने कहा कि भाई फ्रांस है, अब ऐसा तो नहीं है उसको अपने हाथ से जाने देंगे वो लोग, ठीक है। वो तो अब अपने एक नेशन के लिए काम कर रहे हैं, बेशक मोनार्ची में कर रहे हैं, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करके कर रहे हैं, राजा के शासन में कर रहे हैं, बट उन सबका मानना था कि फ्रांस को अब हम और किसी के कब्जे में नहीं दे सकते हैं, या उस पर अब कोई और आंच नहीं आने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे ऐसे स्टेट्स रख दिए जो आर्मी हम कह सकते हैं अपॉइंट कर दी, जो क्या करेगी, सिक्योरिटी देगी, ताकि कोई और फ्रांस पे कब्जा ना कर सके, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म का ये जो थॉट था ना, उसको जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। दैट मीन्स उनको ये चीजें पसंद नहीं आई। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज द रिवॉल्यूशनरीज। अब ये रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? रिवॉल्यूशनरीज होते हैं क्रांतिकारी, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जो जैसे कंजर्वेटिज्म आ गए ना, इनके भी खिलाफ थे लोग। ये भी नहीं चाहते थे कि लिबरल्स जो हैं वो खिलाफ होंगे, इनके रेडिकल्स जो हैं वो उनके खिलाफ होंगे। जो बाकी के लोग हैं जो चाहते थे मोनार्ची को रिस्टोर नहीं होना है, हमें तो अपना लोकतंत्र चाहिए था, हमें तो अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री, अपनी रिपब्लिक कंट्री चाहिए थी। देखो, सबसे पहले लुई 16 के टाइम पे फ्रांस मोनार्ची में था, उसके बाद वो रिपब्लिक बना अच्छा खासा, उसके नेशनल असेंबली जब क्रिएट हुई, फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप चली हो गई वहां पर। उसके बाद दोबारा से चीजें सही होनी चाहिए थी, बट अगेन कंजर्वेटिज्म आ गए, ठीक है। अब इससे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्हें बहुत बेकार लगा या गुस्सा आया, या बहुत जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था जो इमर्ज होके आ रहा था सामने, उसको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या थी, इनका क्या रोल था, इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम कह सकते हैं। रिवॉल्यूशनरीज में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो नाम है इस टॉपिक में, गिजुपी मजीनी। कौन थे गिजुपी मजीनी? ये 1807 में हुए थे और जेनेवा में हुए थे। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। सीक्रेट सोसाइटी का नाम है कार्बोनरी, एक सोसाइटी का नाम है, उसके मेंबर थे। इन्होंने सेपरेट इंडिपेंडेंटली 2 सोसाइटीज फॉर्म की थी, यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। दैट मीन्स यूरोप कॉन्टिनेंट में ये और मतलब लोगों को अब यूनाइट करने का काम कर रहे थे। लोगों को कैसे यूनाइट करेंगे? नेशन स्टेट्स को फॉर्म करने का काम कर रहे थे ये लोग। लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, किस लिए? अपने नेशन के लिए। जो काम कौन कर रहे थे? स्टार्टिंग में मैंने बताया था जैकोबिन्स क्लब के मेंबर्स कर रहे थे ना, आप कह सकते हैं सेम वही रोल ये लोग प्ले कर रहे थे। तो ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने और ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली कैसे हुआ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे राज्यों को मिलाकर यूनियन बनता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे टेरिटरीज को मिला के एक नेशन बना, एक यूनियन बना, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है गिजुपी मजीनी ने। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स में। और आपको जो भी डाउट लगते हैं कि मैम ने ये चीज़ छोड़ दी है, या आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।